नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी का पार्ट 3 कवर किया था और इस वीडियो में हम पार्ट 4 कवर करेंगे पॉलिटी का। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है पंचायती राज। तो देखिए, यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था। इस संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ था, 1882 ईस्वी में जो तत्कालीन वायसराय थे हमारे लॉर्ड रिपन, उन्होंने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर किसने कोशिश किया यहाँ पर स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए, तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, कब, 1882 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर है, देखिए, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया। इसे पंचायती राज कहा गया। तो देखिए, यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया। ठीक है, और इसे पंचायती राज कहा गया। देखिए, यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। देख, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण मतलब सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, वो होता है केंद्रीकरण। ठीक है, पर विकेंद्रीकरण क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर लोग बसे हुए हैं ना, जो छोटे मोटे गांव हैं, वहाँ पर अगर लोग बसे हुए हैं तो उन्हें आपस में ही विकेंद्रीकरण करना, मतलब आपस में ही उनको इकट्ठा करना, है ना। मतलब कई सारे लोगों के समूह को अलग अलग तरीके से बनाना, है ना। तो अब गांव गांव की स्थापना कैसे होगी, जो छोटे छोटे, कई शहर में क्या होते हैं, जिले में छोटे छोटे गांव होते हैं, है ना। तो उनका अपना अलग एक पंचायत होता है। ठीक है, अपना एक नियम कायदा कानून होता है, एक अलग अपना मुखिया होता है, सरपंच होता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो वही योजना को यहाँ पर प्रारंभ किया किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इसे पंचायती राज कहा गया। मतलब छोटे छोटे गांव में क्या किया गया, पंचायत बनाया गया, ताकि वहाँ पर एक मुखिया हो, ताकि वहाँ का जो कायदे कानून है, वहाँ का जो शासन पर, वहाँ का जो गांव का जो अपना काम है, उसे अच्छे से संभाल सके। ठीक है, पंचायत के थ्रू, है ना, सरकार उस पर निगरानी रख सके। ठीक है, ये इस तरीके का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पर, राजस्थान प्रथम राज्य है जहाँ सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई। ठीक है, तो कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई, तो राजस्थान पहला राज्य है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है या कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसमें पंचायती राज की स्थापना हुई, तो राजस्थान। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, जनता पार्टी ने पंचायत राज में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति गठित की, जिसने द्विस्तरीय पंचायत संगठन की संतुष्टि की। इससे पूर्व त्रिस्तरीय संगठन अस्तित्व में था, इस समिति की संतुष्टियां लागू नहीं हुई। अब देखिए, जनता पार्टी, है ना, ने क्या किया, पंचायत राज में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति गठित की। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायत राज में सुधार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने क्या किया, द्विस्तरीय पंचायत संगठन की संतुष्टि की। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, द्विस्तरीय पंचायत संगठन बनाया। ठीक है, मतलब वो पंचायत संगठन कितने स्तर का होगा, 2 स्तर का होगा। पर यहाँ पर देखिए, पूर्व में क्या था, त्रिस्तरीय संगठन अस्तित्व में था। पहले से ही एक संगठन था जो त्रिस्तरीय संगठन पर आधारित था। इस समिति की संतुष्टियां लागू नहीं हुई। ठीक है, मतलब जो अशोक मेहता की समिति थी, अशोक मेहता जो समिति गठित की गई थी पंचायत राज में सुधार करने के लिए, उसे लागू नहीं किया गया है ना, क्योंकि पहले भी त्रिस्तरीय संगठन मौजूद थी, तो वो ज़्यादा अच्छी थी, अशोक मेहता की समिति से ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए अशोक मेहता की समिति वाले इस द्विस्तरीय पंचायत संगठन को लागू नहीं किया गया। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए तथा 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया। अब देखिए, 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज के लिए। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन जो था
व नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया। ध्यान से देखिएगा, एक बार और मैं कह देता हूँ यहाँ पर पॉइंट को, कि जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज के लिए किया गया था, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। और जो 74वां संविधान संशोधन था वो नगर निकायों के लिए किया गया है, ठीक है, दोनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखिए, 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुष्टियों को स्वीकार करते हुए इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा। अब यहाँ पर देखिए 1958 ईस्वी को क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्या किया था, बलवंत राय मेहता समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुष्टियों को स्वीकार करते हुए, देखिए यहाँ पर पंचायत राज में सुधार करने के लिए बलवंत राय मेहता ने भी अपनी समिति गठित की थी, ठीक है। तो उनके रायों को, ठीक है, पंचायत राज में सुधार करने के जो राय दिया बलवंत राय मेहता ने वो अच्छा लगा, ठीक है, सरकार को, है ना। और उन्होंने अच्छा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अच्छी वो रखी थी, है ना, प्लान बताया था, ठीक है। तो सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया, ठीक है, और उसे क्रियान्वित भी करने के लिए कह दिया, ठीक। तो ध्यान, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायत राज में सुधार करने के लिए कौन सी समिति को स्वीकार किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति को 1958 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ पर अगला यहाँ पर टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो देश का शीर्ष न्यायालय है और अंतिम न्यायालय भी। उस समय एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124(1) है उसके तहत क्या कहा गया है कि 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। 1950 में क्या किया गया, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन बन सकता है, जो देश का शीर्ष न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, देश का शीर्ष न्यायालय होता है और अंतिम न्यायालय भी है, ठीक है। और जो उस समय एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय बना तब उस समय क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति, ठीक है, और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट है, न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। संसद को अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करे। अब यहाँ पर देखिए, न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। इन्हें मिलाकर क्या बनता है, सर्वोच्च न्यायालय बनता है, ठीक। और तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कितने न्यायाधीशों को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय बनता है, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, इन्हें मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण होता है, गठन होता है। संसद को अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करे। अब देखिए, यहाँ पर संसद को अधिकार है, ठीक है, कि वह न्यायाधीशों की जो संख्या है उन्हें निश्चित कर सकता है। देखिए, 33 अन्य न्यायाधीश हैं तो अपने हिसाब से 34 या 35 या 32 भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है, वर्तमान में एन.वी. रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश है। देखिए, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, एन.वी. रमन्ना, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर टॉपिक है हमारा न्यायाधीशों की योग्यताएं, ठीक है, कौन कौन सी योग्यताएं होती है न्यायाधीशों की। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं, ठीक। तो देखिए, पहला है वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का विद्वान हो, ठीक है। तो किसी उच्च न्यायालय में क्या है कि 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार या कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, मतलब उसे अच्छा तरीके से अनुभव होना चाहिए, ठीक है। या तो उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक, है ना, या तो उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक क्या हो, न्यायाधीश हो, ठीक है। या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। देखिए, अगर वो न्यायाधीश है तो कम से कम 5 वर्ष तक रहे न्यायाधीश, या तो अगर वो न्यायाधीश ना हो के अधिवक्ता है तो उसके लिए उसको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। न्यायाधीश है तो 5 वर्ष का अनुभव और अधिवक्ता है तो 10 वर्ष का अनुभव। तब अधिवक्ता भी क्या बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है ना। अधिवक्ता भी बन सकता है और मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है। देखिए, अब अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसे 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, है ना, मुख्य न्यायाधीश का। पर अगर अधिवक्ता है तो उसे 10 वर्ष का अनुभव चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर या तो राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का विद्वान हो, ये कह रहा है, ठीक है,
कि मतलब राष्ट्रपति ये जानता हो कि ये जो अधिवक्ता या न्यायाधीश है वो क्या है, विधि का विद्वान है, ठीक। तब उसे क्या बनाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, ठीक। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, वह क्या करते हैं, राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व क्या करते हैं, है ना, अनिवार्य रूप से कह रहा है कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से मतलब वो करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, कि हम राष्ट्रपति को परामर्श इस बात पे दे या ना दें, ठीक है ना, और परामर्श प्राप्त करते हैं, ठीक है। 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो होता है बहुत बड़ा आदमी होता है, भारत का मतलब अगर भारत देश का राष्ट्रपति तो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, तो उसे परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ता है और उस परामर्श के आधार पर वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कार्यकाल व पदच्युति, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यविधि उनकी आयु के 65 वर्ष तक होती है, किंतु इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल, है ना, यहाँ पर देखिए प्रमाणित कदाचार तथा शारीरिक व मानसिक असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत प्रक्रिया द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 124(4), ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यविधि उनके आयु के 65 वर्ष तक होती है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश होते हैं उनकी जो आयु होती है, मतलब रिटायरमेंट कह सकते हैं ना, रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष तक होती है, ठीक है। 65 वर्ष की आयु के बाद वो, है ना, रिटायर हो सकते हैं, ठीक है ना, पूरी होती है उनकी कार्यविधि। किंतु इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकता है। देखिए या तो पूर्व में भी वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं ना, पूर्व में भी अपना कार्य छोड़ सकते हैं कि देखो हमें कार्य नहीं करना है, ठीक है। 65 वर्ष तक कर सकते हैं या तो उससे पूर्व भी इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल, है ना, प्रमाणित कदाचार, ठीक है, प्रमाणित कदाचार मतलब देखिए कोई गलत कार्य कर दिया हो या कोई अपराध कर दिया हो, ठीक है, कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, तो उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। या शारीरिक व मानसिक असमर्थता के आधार पर, देखिए शारीरिक या मानसिक रूप से ज़्यादा वह असमर्थ हो, है ना, और फिर मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो या फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, तब वह वहाँ से हट सकता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के पद से, है ना। पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत प्रक्रिया द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। या तो क्या किया जा सकता है कि संसद के प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा की विशेष बहुमत प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है, विशेष प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 214 है उसके अनुसार क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक राज्य है ना, उसके लिए एक उच्च न्यायालय होगा। सिंपल सी चीज़ है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय तो होता ही होता है ना। उसके बाद उच्चतम न्यायालय होते हैं वो कई राज्यों के लिए होते हैं, और फिर सर्वोच्च न्यायालय तो समझो एक प्रकार से लगभग पूरे देश को ही वो हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए संसद या तो एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, या तो वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, ठीक है। या तो किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। ये सब संसद के शक्तियाँ हैं कि वो या तो हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करे या 2 या 3 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि उच्च न्यायालय क्या करता है, राज्य न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है, ठीक है ना।
जो एक अभिलेख न्यायालय है जिसकी अवमानना पर किसी को दंडित किया जा सकता है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं जो 28 राज्यों में 8 संघ शासित प्रदेशों तक विस्तृत हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय है वो क्या है, राज्य न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है। देखिए सर्वोच्च जो होता है ना, या वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। पर ये उच्च न्यायालय की बात हम कर रहे हैं। तो जो एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, ये जो उच्च न्यायालय है वो न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है। पर यह एक अभिलेख न्यायालय भी है जिसकी अवमानना पर किसी को दंडित किया जा सकता है। अब देखिए अगर आप कोर्ट में मतलब उच्च न्यायालय में आप अगर किसी की अवमानना करेंगे या जज की अवमानना करेंगे या कोर्ट की अवमानना करेंगे या किसी तरीके का मारपीट या अपशब्द बोलेंगे उच्च न्यायालय में, तो आपको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा, जो 28 राज्यों व 8 संघ शासित प्रदेशों तक विस्तृत है। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है हमारा गठन, कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे हुआ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के विषय में संविधान मौन है या साइलेंट है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएं। अब देखिए उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तो होता ही होता है, पर साथ ही साथ अन्य न्यायाधीश ऐसे होते हैं जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के विषय में संविधान मौन है। अब देखिए उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस विषय पर संविधान जो है वो मौन है। देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, एक मुख्य न्यायाधीश तो होता ही है, पर साथ ही साथ जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उन्हें राष्ट्रपति क्या करता है, समय समय पर नियुक्त करता है। इसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो क्या है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इस संख्या के विषय में, मतलब उनकी संख्या के विषय में क्या है, जो संविधान है वो मौन है, कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य योग्यताएं कौन कौन सी है वो हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अब देखिए यहाँ पर देखिए वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है ना, और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। और देखिए आप या फिर देखिए वह भारत के अंदर 10 वर्ष तक कम से कम न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। देखिए या तो क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता रहा हो, है ना, वकील रहा हो, ठीक है। तो सेम है जैसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय का था कि भारत का नागरिक हो और भारत में कम से कम 10 वर्ष तक वो क्या हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या तो उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, वकील रहा हो। तो वही क्या बन सकता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं, या तो उस राज्य के राज्यपाल करते हैं, है ना, पर उस राज्य के राज्यपाल क्या करते हैं, परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति से, ठीक है, और उसके बाद नियुक्त करते हैं न्यायाधीश को, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति क्या करता है, संबंधित राज्य जो होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश से पहले परामर्श लेता है, सलाह लेता है, उसके बाद उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वह करता है, ठीक है। तो मेनली देखिए राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, पर वो सलाह लेता है किनसे, मुख्य न्यायाधीशों से, मतलब वो लोगों से, वहाँ के जो न्यायाधीश है संबंधित राज्य के न्यायाधीशों से सलाह लेता है, ठीक है, कि भाई ये मतलब सही है कि नहीं, कि मैंने न्यायाधीश बनाओ कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला यहाँ पर देखिए कार्यकाल देख लेते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु 62 वर्ष होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की अवधि होती है ना, उम्र होती है, वो 62 साल होती है, ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है। अगला यहाँ पर देखते हैं, किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल से पूर्व कदाचार और अक्षमता के आधार पर उस रीति से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। किंतु कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र समय से पूर्व भी सौंप सकता है। अब देखिए यहाँ पर किसी न्यायाधीश को
उसके कार्यकाल से क्या कैसे हटाया जा सकता है, या तो वो कदाचार किया हो, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का अपराध या गलत कार्य किया हो, या अक्षमता के आधार पर, मतलब वो कार्य करने की क्षमता में ना हो, है ना, तो उस रीति से उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरीके से हटाया जा सकता है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी रीति से हटाया जा सकता है, या तो कदाचार, या तो अक्षमता के आधार पर, है ना, या तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। देखिए यहाँ पर उस पर महाभियोग भी लगाया जाता है, ठीक है, अगर उसने कदाचार किया हो तो। किंतु कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र समय से पूर्व सौंप सकता है, या तो क्या कर सकता है कि कोई भी न्यायाधीश क्या होता है ना, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति हो या न्यायाधीश हो, जब उन पर महाभियोग चलता है तब क्या करते हैं, महाभियोग के द्वारा हटने से पहले ही वो खुद ही त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि महाभियोग से हटना मतलब ऐसा हो जाता है कि जो उस पद में जो व्यक्ति था वो उसके सम्मान की बात होती है, ठीक है। तो महाभियोग से हटना मतलब कोई प्रकार का अपमान है, इसलिए कई लोग क्या करते हैं जो बड़े बड़े पद में होते हैं, अगर उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा रहा है तो वह महाभियोग के चलने से पहले ही अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को, है ना। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जाता है, अगर उसने भी कुछ कदाचार किया हो तो राष्ट्रपति भी क्या करता है, ऐसे कंडीशन पे अपना त्यागपत्र पहले ही दे देता है, ठीक है। अगर उसको लग रहा हो कि मुझे मतलब बहुमत पारित हो जाएगा और मैं अभियोग महाभियोग से हट जाऊंगा, तो उससे पहले ही वो अपना त्यागपत्र सौंप देता है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए नोट है, कुछ हमारे महत्वपूर्ण नोट है वो देख लेते हैं हम। वर्ष 1862 में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, जबकि वर्ष 2013 में मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा में अलग स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्ष 1862 में क्या किया गया कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में क्या किया गया, उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जबकि 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में अलग अलग स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं, भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती 1 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया। देखिए ये नया उच्च न्यायालय है, जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, जो आंध्र प्रदेश अमरावती में है, ठीक है। और यह कब लागू हुआ है, तो 1 जनवरी 2019 को यह बना है, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अभी जो नया नया है उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा जो वीडियो है पॉलिटी का पार्ट 4 वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। और किसी भी तरीके का डाउट होता है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।